इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के बाद अपन नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की डिस्कशन करेंगे। तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ये भी एक ओपेम एम्पलीफायर ही है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर ही है। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ही एप्लीकेशन है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। जैसा कि आप सबको पता होगा कि एम्पलीफायर होता क्या है, ठीक है। तो एम्पलीफायर बेसिकली एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो किसी वीक सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने का काम करता है। तो वीक सिग्नल की स्ट्रेंथ को कहाँ तक करता है? डिज़ायर्ड एम्पलीट्यूड लेवल तक। तो जो डिज़ायर्ड एम्पलीट्यूड लेवल तक इंक्रीज करके हाई स्ट्रेंथ का आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करता है, इसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या बोलते हैं? एम्पलीफायर बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो है वो ओपेम बेस्ड सर्किट है। कौन सा बेस्ड सर्किट है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेस्ड। अगेन आप सबको पता होगा कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेसिकली क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट है जो क्या करता है? वेरियस टाइप्स का मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। तो वेरियस टाइप के मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, सच एस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एंटी लॉगरिथमिक फंक्शन एटसेट्रा। तो वेरियस टाइप के मैथमेटिकल ऑपरेशन को ही परफॉर्म करने के कारण ही इस इंटीग्रेटेड सर्किट को क्या बोल देते हैं? ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ऑपरेशन के साथ साथ ये एम्पलीफिकेशन का भी वर्क करता है, इस कारण इसके वर्क के पीछे इसका नाम हो गया ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग मोड में क्या होता है? जब भी किसी ओपेम सर्किट को आप नॉन इन्वर्टिंग मोड में यूज़ करोगे तो ऑलवेज एक्सटर्नल वीक सिग्नल को हम उसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई करते हैं और उसके इन्वर्टिंग टर्मिनल को क्या करते हैं? ग्राउंडेड करते हैं। नाम से ही आपको याद रखना है। अगर आप उसको इन्वर्टिंग में यूज़ करोगे तो एक्सटर्नल वीक सिग्नल को आप इन्वर्टिंग टर्मिनल में अप्लाई करना। अगर आप उसको नॉन इन्वर्टिंग मोड में यूज़ करोगे तो आपको उस एक्सटर्नल वीक सिग्नल को नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ओपेम सर्किट का सिंबल है, ट्रायंगुलर शेप्ड सिग्नल है, जिस सिंबल है जिसमें ये निगेटिव इन्वर्टिंग टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है, प्लस साइन वाले टर्मिनल नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है, माइनस VEE निगेटिव DC बायसिंग सप्लाई वोल्टेज, प्लस VCC पॉजिटिव DC बायसिंग सप्लाई वोल्टेज, V0 आउटपुट वोल्टेज है, वह एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज है जो इनपुट को एम्पलीफाई करने से हमें मिलेगा, ठीक है। RF फीडबैक रजिस्टर है, R इनपुट रजिस्टर। तो RF और R का कॉम्बिनेशन बेसिकली फीडबैक नेटवर्क है जो कि निगेटिव फीडबैक है। बेसिकली निगेटिव फीडबैक सर्किट का यूज़ हम इस ओपेम के आइडियल इनफाइनाइट गेन को डिज़ायर्ड वैल्यू तक रिड्यूस करने के लिए, डिक्रीज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो एक्सटर्नल सिग्नल को हम इसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगा देते हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे एक्सटर्नल सिग्नल दे देते हैं, ये Vin है, एक्सटर्नल इनपुट वोल्टेज सिग्नल है। वह एक्सटर्नल इनपुट वोल्टेज सिग्नल है जिस एक्सटर्नल इनपुट वोल्टेज सिग्नल को हमें क्या करना है? एम्पलीफाई करना है। तो RF और R ये तो फीडबैक नेटवर्क है, निगेटिव फीडबैक है जो इस एम्पलीफायर की इनफाइनाइट वोल्टेज गेन को डिज़ायर्ड वैल्यू तक डिक्रीज़ करेंगे ताकि आउटपुट वोल्टेज है वो क्लिप्ड ऑफ ना हो, ठीक है। तो Vin एक्सटर्नल इनपुट वीक सिग्नल है, वह इनपुट वोल्टेज सिग्नल है जिसे हमें एम्पलीफाई किए जाना है। सपोज़ इस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हम A दे देते हैं और इस पॉइंट पे वोल्टेज को VA, इस पॉइंट को हम B दे देते हैं, इस पॉइंट के क्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज को दे देते हैं अपन VB, ठीक है। तो फाइनली हम B पॉइंट पे क्या लगाते हैं? KCL। तो सपोज़ यहाँ पर जंक्शन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे 3 ब्रांच दिख रहे हैं हमें। एक जो है वो
इन्वर्टिंग की ओर है। सपोज इस इन्वर्टिंग टर्मिनल की ओर फ्लो होने वाला करेंट क्या है, आई है। सपोज इस रजिस्टर आर पे फ्लो होने वाले करेंट को मैं मान लेता हूँ आई आर। इस फीडबैक रजिस्टर पे फ्लो होने वाले करेंट को हम क्या ले लेते हैं, आई एफ ले लेते हैं। आप कोई भी किसी भी ब्रांच में फ्लो होने वाले करंट को इनकमिंग और किसी भी ब्रांच में फ्लो होने वाले करंट को आप आउटगोइंग ले, चाहते हो तो सारे को इनकमिंग ले सकते हो, चाहते हो तो सारे को आउटगोइंग ले सकते हो। यहाँ पर जंक्शन बी पे 3 ब्रांचेस हैं, तीनों ब्रांचेस में फ्लो होने वाले सारे करेंट्स को मैं आउटगोइंग फ्रॉम दी जंक्शन एजम्पशन किया हूँ। अब इस जंक्शन बी पे KCL लगा लेते हैं। अप्लाई KCL एट जंक्शन बी। जंक्शन बी पे हम KCL लगाएंगे तो जंक्शन बी पे सारे करेंट्स का सम है क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो आई आर भी आउटगोइंग करेंट है, आई भी आउटगोइंग करेंट है और आई एफ भी आउटगोइंग करेंट है। तो इक्वल टू इनकमिंग करंट क्या है, इस जंक्शन में इनकमिंग सारे इनकमिंग कोई भी करंट को हम इनकमिंग एग्जाम्पशन नहीं किया, इस कारण इनकमिंग करंट की वैल्यू क्या होगा, ज़ीरो। तो KCL वही बोलता है कि इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग। तो ये सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट इक्वल टू इनकमिंग करंट। इनकमिंग करंट नहीं है इस कारण इसकी वैल्यू क्या ले लिया, जीरो। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 में एक करंट दिख रहा है आई। ये जो आई जो करंट है सर्किट के इन्वर्टिंग टर्मिनल पे फ्लो होने वाला करंट। तो सर्किट के इन्वर्टिंग टर्मिनल पे फ्लो होने वाला करंट आई है। हम जानते हैं कि कोई भी ऑप एम्प का इनपुट इम्पीडेंस ऑलवेज आइडियली इनफाइनाइट होता है। तो जब भी किसी सर्किट का इम्पीडेंस इनफाइनाइट होता है उसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाता है। सो हम बोल सकते हैं कि इस सर्किट के इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होने के कारण इस सर्किट के इन्वर्टिंग टर्मिनल पे फ्लो होने वाले करंट आई का वैल्यू क्या होगा, ज़ीरो। इस आई की वैल्यू ज़ीरो को हम ऊपर वाले इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये आई आर प्लस ज़ीरो प्लस आई एफ इक्वल टू ज़ीरो हो जाए। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 में जितने भी करेंट्स हैं इस सारे करेंट्स को हम वोल्टेज के फॉर्म में रिप्लेस कर देते हैं। तो देखो आई आर इस इनपुट रजिस्टर पे फ्लो होने वाला करंट है, आई एफ ये फीडबैक रजिस्टर पे फ्लो होने वाला करंट है। तो देखो आई आर करंट के लिए बी पॉइंट है वो सोर्स की तरह काम कर रहा है और ये ग्राउंड जो टर्मिनल जो आप ग्राउंडेड किए हो वो डेस्टिनेशन की तरह काम कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर डेस्टिनेशन वोल्टेज तो जीरो होगा क्योंकि नॉन इन्वर्टिंग मोड में है। और जब भी आप नॉन इन्वर्टिंग मोड में आप ऑपरेट करोगे एक्सटर्नल सिग्नल को नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई करेंगे और उसके इन्वर्टिंग टर्मिनल को क्या कर देते हैं, ग्राउंडेड कर देते हैं। तो इस एक्सटर्नल सिग्नल का जो एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज जो सिग्नल मिलता है, ये एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज सिग्नल इस इनपुट सिग्नल के साथ क्या होता है, सेम फेस होता है, इन फेस होता है या फिर 0 डिग्री का फेज डिफरेंस मिलता है। तो हम इस आई आर को रिप्लेस कर देते हैं। आई आर का सोर्स वोल्टेज वी बी है, डेस्टिनेशन वोल्टेज ग्राउंडेड है, ग्राउंडेड मतलब 0 डिवाइडेड बाय ब्रांच रेजिस्टेंस आर प्लस आई एफ को ले चलते हैं। आई एफ फीडबैक रजिस्टर पे फ्लो होने वाला करंट है। तो इस फीडबैक रजिस्टर पे फ्लो होने वाले करंट आई एफ के लिए बी पॉइंट का वोल्टेज वी बी सोर्स होगा और ये वी नॉट जो वोल्टेज है वो डेस्टिनेशन होंगे। तो सोर्स वोल्टेज वी बी माइनस डेस्टिनेशन वोल्टेज वी नॉट डिवाइडेड बाई ब्रांच रेजिस्टेंस क्या होगा, आर एफ इक्वल टू ज़ीरो होगा। अब देखो यहाँ पे हमें वी नॉट निकालना है जो कि आउटपुट वोल्टेज होगा, बट हियर वी बी इज़ अननोन वोल्टेज। कोशिश करते हैं कि इस इक्वेशन नंबर 3 पे वी बी की वैल्यू को फाइंड आउट करने का। फाइनली हम देखते हैं वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगा देते हैं फ्रॉम वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। ठीक, फ्रॉम वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, फ्रॉम वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि कोई भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के
ऑलवेज इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो वी बी इक्वल टू वी ए, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं इसको वी ए इक्वल टू वी बी। अब देखो वी बी फाइंड आउट करना है तो वी बी इक्वल टू वी ए हो जाएगा। और वी ए की वैल्यू को देखते हैं, वी ए क्या है, वी ए इसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज है, और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज की वैल्यू क्या है, यहाँ पर वी इन है, तो ये क्या हो जाएगा, वी इन। अब देखो इसमें वी बी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 पे पुट कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 पे पुट करो वी बी की वैल्यू, तो वी इन और क्या हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई आर, 0 बाई आर प्लस क्या हो जाएगा वी बी मतलब वी इन, उसके जगह पुट करो माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई आर एफ इक्वल टू 0। अब कैसे भी करके इस वी नॉट को, जो कि आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज को हम एक तरफ करेंगे और इनपुट वोल्टेज को एक तरफ। तो ये क्या था, वी इन माइनस 0, बाई आर प्लस क्या था ये वी इन माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई आर एफ इक्वल टू 0, ये मिला था। अब वी इन को एक तरफ लाओ, वी इन बाई आर, यहाँ से भी क्या हो जाएगा ये वी इन बाई आर एफ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ये वी नॉट बाई आर एफ इक्वल टू 0। इस आउटपुट वोल्टेज को हम दूसरे तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो अब वी नॉट डिवाइडेड बाई आर एफ हो जाएगा, इधर क्या बचेगा वी इन बाई आर प्लस वी इन बाई आर एफ। यहाँ पे मैं इस वी नॉट वाले को 0 को साइड ट्रांसफ़र कर दिया तो प्लस हो गया। अब यहाँ से दोनों से वी इन कॉमन लेंगे तो 1 बाई क्या बचेगा आर बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1 बाई आर एफ बचेगा, और इधर क्या रहेगा वी इन, और ये हो जाएगा वी नॉट डिवाइडेड बाई आर एफ। मुझे वी नॉट चाहिए तो आर एफ को क्या कर देंगे अपन, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा आर एफ इंटू 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर एफ इंटू वी इन। आर एफ का अमाउंट जो लिए हैं उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट ओपन करके, तो ये हो जाएगा आर एफ बाई आर प्लस आर एफ का मल्टीप्लाई करोगे तो आर एफ और आर एफ कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा इंटू क्या हो जाएंगे वी इन, तो वी नॉट इक्वल टू हो गया 1 प्लस, इसको रीअरेंज कर देते हैं, वी नॉट इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस आर एफ डिवाइडेड बाई आर इंटू क्या हो जाएगा वी इन। इसको दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर ये ब्रैकेट वाले पोर्शन को अगर मैं कांस्टेंट मान लूँ, सपोज इस कांस्टेंट को ए मान लेता हूँ, ए वी मान लिया, ए वी इक्वल टू वोल्टेज गेन मान लेता हूँ। अगर वोल्टेज गेन इसको कंसिडर कर दूँ तो ए वी वोल्टेज गेन इक्वल टू वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा ए वी इंटू क्या हो जाएगा वी इन हो जाएगा। ए वी इक्वल टू वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा ए वी वोल्टेज गेन इंटू इनपुट वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 4 है, वो इक्वेशन नंबर 4 आउटपुट और इनपुट के बीच में रिलेशन को बताता है। तो यहाँ से क्लियर है कि आउटपुट जो वोल्टेज होगा ऑलवेज इनपुट के रिस्पेक्ट में ज़्यादा आएगा, क्योंकि इसमें इसका गेन जो है क्या है, इसका वोल्टेज गेन वेयर अगर मैं निकालूंगा वोल्टेज गेन ए वी, तो ए वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंपेयर करूंगा तो 1 प्लस आर एफ बाई आर। इसको देखने से पता चल रहा है कि इस नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो गेन वोल्टेज गेन है, और वोल्टेज गेन का मतलब होता है आउटपुट वोल्टेज टू दी इनपुट वोल्टेज। तो ए वी इक्वल टू 1 प्लस आर एफ डिवाइडेड बाई आर। आप 1 में इतना रेशियो ऐड कर रहे हैं, अगर इतना रेशियो का वैल्यू कितना भी कम होगा तो भी ए वी का वैल्यू 1 से ज़्यादा।
जब एवी वोल्टेज गेन का वैल्यू 1 से ज़्यादा होंगे तो आउटपुट वोल्टेज है वो हमेशा इनपुट वोल्टेज से क्या मिलेगा, ज़्यादा ही मिलेगा। मतलब ध्यान रहे कि नॉन इन्वर्टिंग मोड में आउटपुट जो वोल्टेज होगा वो हमेशा इनपुट से क्या होता है, ज़्यादा, हमेशा ज़्यादा होगा। कोई भी कंडीशन लगाओ, अगर आप आर एफ है उसको वेरी वेरी लेस देन आर करोगे तो भी यही मिलेगा। अगर आर एफ को वेरी वेरी ग्रेटर देन आर करोगे तो भी यही मिले, इस इन आउटपुट इनपुट से ज़्यादा ही मिलेगा। अगर आर एफ इक्वल टू आर ले लेते हो तो आउटपुट इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, इनपुट मिलेगा। तो भी क्या हुआ, इसका गेन 1 से ज़्यादा हुआ। तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में हमेशा आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा होता है और सेम फेस में होता है। देखो इक्वेशन नंबर 4 को देखिए। इक्वेशन नंबर 4 आउटपुट और इनपुट के बीच में वोल्टेज रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में इसमें कहीं पर भी माइनस जैसा साइन नहीं है। माइनस जैसा साइन नहीं है, दैट मीन्स ये क्या है, सेम फेस में है। मतलब इनपुट पॉजिटिव होगा तो आउटपुट भी पॉजिटिव मिलेंगे, अगर इनपुट नेगेटिव होगा तो आउटपुट भी नेगेटिव होगा। तो इनपुट और आउटपुट के बीच में फेस का रिलेशनशिप क्या होता है, 0 डिग्री होता है, इन फेस होता है, सेम फेस होता है। और सेम फेस में एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करता है, इस कारण इसको बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग। नाम से ही याद रखा है, नॉन इन्वर्टिंग, जो इन्वर्ट नहीं करता, जो उल्टा नहीं करता। उल्टा नहीं कर रहे, कैसे उल्टा नहीं कर रहे, प्लस दे रहे हो तो प्लस आउटपुट मिल रहा है, माइनस दे रहे हो तो माइनस आउटपुट मिल रहा है। तो एम्पलीफाइड आउटपुट जो सिग्नल मिलता है वो इनपुट के रिस्पेक्ट में सेम फेस होता है, इन फेस होता है, 0 डिग्री का फेस शिफ्ट रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हुआ। तो ये था अपन का नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का फंक्शन और उसकी गेन कैलकुलेशन। तो एग्ज़ाम में आएगा तो यहाँ तक बिल्कुल एटलीस्ट आपको यहाँ तक तो लिखना है, दिस इज़ डिज़ायर्ड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। और ये है कोई भी सर्किट का आउटपुट जो वोल्टेज होता है हमेशा उनकी गेन और उसकी इनपुट के प्रोडक्ट का होता है। तो अगर इन गेन को अगर मैं एवी वोल्टेज गेन मान लूँ तो वोल्टेज गेन इनटू इनपुट होगा। और इन दोनों इक्वेशन को अगर कंपैरिजन करूँ तो यहाँ पर एवी के जगह में क्या मिलेगा, 1 प्लस आर एफ बाई आर। तो आर एफ फीडबैक रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू है, आर उस सर्किट का इनपुट रेजिस्टेंस वैल्यू है। और इन दोनों वैल्यू पर ही ऑप एम्प का गेन डिपेंड करता है। जैसे जैसे आर एफ और आर की वैल्यू चेंज करते हो वैसे वैसे ऑप एम्प की गेन भी क्या होते जाएगी, चेंज होते जाएगी। अगर आर एफ की वैल्यू आर से बहुत ही कम है तो भी आउटपुट इनपुट से ज़्यादा मिलेगा। अगर आर एफ की वैल्यू आर से बहुत ज़्यादा है तो भी आउटपुट इनपुट से ज़्यादा मिलेगा। अगर आर एफ और आर दोनों की वैल्यू सेम सेलेक्ट करोगे तो आउटपुट जो वोल्टेज होगा वो इनपुट का 2 टाइम्स मिलेगा। इसको यहाँ पर रखोगे तो आर एफ और आर बराबर, तो दोनों बराबर होने से कैंसिल होकर 1 हो जाएंगे और 1 प्लस 1 2। और ए वी की वैल्यू जब 2 होगा तो वी नॉट इक्वल टू 2 इंटू क्या होगा, वी ए। मतलब इनपुट का 2 गुना आउटपुट मिलेगा। अगर यहाँ पर 2 वोल्ट का आउटपुट दोगे तो आउटपुट 4 वोल्ट मिलेगा। अगर 3 वोल्ट का इनपुट दोगे तो यहाँ पर 6 वोल्ट का मिलेगा आउटपुट। अगर इनपुट को आप 4 वोल्ट दोगे तो आउटपुट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 8 वोल्ट। तो जस्ट 2 टाइम्स ऑफ इनपुट एसी सिग्नल। ओके, जिसको समझ में नहीं आया और कमेंट करके पूछ सकते हो, कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। 2 बार देखिए, 4 बार देखिए, दोस्तों को शेयर करो, बार बार देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर। थैंक यू वेरी मच।